हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ पीएसयू ऑडिट। फटाफट से एक बार इसको कर लेते हैं। और ये जो वीडियो है ये पूरा बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो हमारा थ्योरी पोर्शन है वो पेंडिंग था, उसको मैं कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ एक ग्रुप ऑडिट का मैं वीडियो डाल रहा हूँ जो कि ओल्ड वीडियो है, और अगले एक दो दिन में मैं नया वीडियो भी ग्रुप ऑडिट का डालूंगा। लेकिन अगर आप किसी को जल्दी कवर करना है तो वो देख सकता है, क्योंकि ग्रुप ऑडिट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। सेम कंसेप्ट है जो आपने पहले पढ़ा था। साथ ही साथ ग्रुप ऑडिट वाला जो चैप्टर है वो आप अपने एफआर में भी कवर करते हो, तो वहां से भी आप रीड कर सकते हो। सेम ही चीज है, अलग कुछ नहीं है। तो चलिए जी देखते हैं थ्योरी कंसेप्ट वाला पोर्शन जो हमारा पीएसयू का बाकी था। मैं पूरा इसको एग्जाम ओरिएंटेड रखूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आने चाहिए। स्टिल हम इसको कोशिश करेंगे मैक्सिमम समराइज्ड और स्मार्टली करने के लिए। सबसे पहले हम कवर करते हैं इसको कंसेप्ट नंबर 7 से चलते हैं कि सर जो ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है पीएसयू ऑडिट का, पब्लिक एंटरप्राइज ऑडिट का, उसके अंदर क्या क्या कवर करते हैं। हालांकि अगर आपने इससे पीछे वाला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने बिगिनिंग में बता दिया था कि पीएसयू ऑडिट के अंदर फाइनेंशियल के साथ साथ कॉम्प्लायंस एंड परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। तो जो बेसिकली लेक्चर 1 में हमने देखा था वही सारी बातें अब आपको यहां पे देखने को मिलेगी बेसिक कंसेप्ट के अंदर। तो मेरे को देखो, इसके अंदर आपको रीडिंग करवाना है और मेरे को कीवर्ड मार्क करने हैं, याद आपको खुद से करना पड़ेगा। तो वापस से दिखा देता हूं, देखिए द सीएजी एक्ट 1971 स्पेसिफाई, तो मैं आपको स्पेशली बताऊंगा याद क्या करना है। द एंटिटीज दैट कम अंडर ऑडिट परव्यू ऑफ सीएजी एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, छोड़ दीजिए। However, the scope and extent of audit is determined by the CAG itself. जो CAG है वही एक ऑडिटर का स्कोप डिफाइन करेंगे। ऑडिट कंडक्टेड बाय सीएजी के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया है, 3 बातें आती है सर। फाइनेंशियल भी आता है, कॉम्प्लायंस भी आता है और परफॉर्मेंस भी आता है। तो ये बात आप एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएसयू ऑडिट के अंदर क्या क्या था जरा बताओ सर। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएसयू के ऑडिट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सर यहां पे हम परफॉर्मेंस भी देखेंगे, प्रोप्राइटी भी देखेंगे और कंप्रीहेंसिव ऑडिट भी देखेंगे। साथ ही साथ हम गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे उनकी पॉलिसीज को स्टडी करने के बाद, इश्यूज हाईलाइट करेंगे अगर हमें कहीं पे भी एफिशिएंसी और इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंसी मिलती है। फिजिकल एंड मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात होगी और डिसीजन टू बी टेकन बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, वो सही है या नहीं, इन सब पे हम बात करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन लर्न करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएसयू ऑडिट, और सिर्फ ये 5 पॉइंट कर लेना। इसके अलावा अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप लर्न कर रहे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद बोलता है कि ऑडिट ऑफ पीएसयू जो है भैया वो सिर्फ फाइनेंशियल पे कंस्ट्रेंट नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल एंड कॉम्प्लायंस ये एक्सटेंड करता है किस किस पे, ये परफॉर्मेंस ऑडिट पे भी जाता है, प्रोप्राइटी पे भी जाता है, कंप्रीहेंसिव पे भी जाता है, जिसको तीनों को ही आप डिटेल में नीचे कवर करते हो। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये भी बात आप एमसीक्यू के लिए रीड कर सकते हो कि भैया ये ओवरऑल फाइनेंशियल एंड कॉम्प्लायंस से काफी आगे है। ठीक है जी, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, गवर्नमेंट की हेल्प करता है, इनको आप स्किप कर सकते हो। इश्यूज हाईलाइट करता है। फिजिकल एंड मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी के अंदर ये क्या बोलता है देख लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑडिट एनकम्पास 2 मेन एलिमेंट, ये सिर्फ मैं एमसीक्यू के लिए करवा रहा हूं, फ्रैंकली आपको मैं बताऊं तो। फिजिकल अकाउंटेबिलिटी इट इंक्लूड ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स, सैंक्शन, कॉम्प्लायंस एंड प्रोप्राइटी, जो कि नीचे आपने डिटेल में पढ़े थे ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर। मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी इंक्लूड, मैनेजरियल मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे बात करेगा। एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, दिस इज ऑफन रेफर्ड एज ए एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट के नाम से भी आता है। तो देखो मैंने यहाँ पे ना आपके लिए नोट भी बना दिया है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप बता दो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ पॉइंट लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव और स्कोप में क्या करना है, सिर्फ पॉइंट लिखने हैं। लेकिन कभी कभी ना एग्जाम में स्पेशली फिजिकल के ऊपर पॉइंट मांग लेता है, फिजिकल को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता है। तो देखिए क्या कहता है, इफ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्वेश्चन विल कम इनटू एग्जाम, मेंशन फिजिकल पॉइंट एज फर्स्ट पॉइंट। तो आप ये वाला पॉइंट जो है ना स्पेसिफिक, देखो बकायदा लिखा है लर्न दिस, ये वाला पॉइंट पॉइंट नंबर 1 बना देना एंड राइट ऑल अदर पॉइंट विद 1 सिंगल लाइन एक्सप्लेनेशन। आपको सिर्फ पॉइंट लिखना है, ज्यादा लर्निंग के अंदर ज्यादा रट्टा भी आप नहीं मार पाओगे, आप छोड़ देना। तो बस एक फिजिकल वाला पॉइंट याद रखना, बाकी सिर्फ आप पॉइंटर करके चले जाना ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, ओके जी। तो ये एक क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये है कि 5 पॉइंट याद करने हैं।
फिजिकल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर भैया जो आप नीचे पूरे ऑडिट पढ़ते हो उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक फिजिकल जिसमें फंड सेंशन और कंप्लायंस देखते हो, प्रॉपर्टी देखते हो। मैनेजरियल में ट्रिपल ई आ जाएगा आपका, ये आपने याद रखना है। फिर आता है एलिमेंट ऑफ पीएसयू ऑडिट। आपको याद होगा आपने सीए इंटर के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा था एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, जो फाइनल में भी आपके सारे स्टैंडर्ड है। तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर आपने देखा था कि जो हमारा एक जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर ऑडिटर या प्रैक्टिशनर जो काम करता है उसमें एक 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है। सेम वही कंसेप्ट यहां पे पूरा कॉपी पेस्ट है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। वापस से मैं रीड करवा देता हूं क्या कहता है, देखिए। एलिमेंट क्या है पीएसयू ऑडिट के? सबसे पहले कहता है भाई साहब 3 पार्टी होती है। कौन कौन? एक ऑडिटर होता है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है और एक इंटेंडेड यूजर होता है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। क्या मैं रीड भी करवाऊं? मैं करवा देता हूं बट शायद आपके लिए बोरिंग हो सकता है। दूसरा फिर कहता है कि 3 पार्टी के साथ साथ जो हम काम करेंगे तो कोई एक सब्जेक्ट मैटर होगा, उस सब्जेक्ट मैटर को किस बेस पे चेक करना है, कोई एक क्राइटेरिया होगा। और 2 तरह के एंगेजमेंट हो सकते हैं। कैसे कैसे? एक टाइप ऑफ एंगेजमेंट में 2 आता है, एक अटेस्टेशन हो सकते हैं और एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो सकते हैं। तो ये थे एलिमेंट ऑफ पीएसयू ऑडिट। मैं एक बार रीड भी कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्या कहता है देखिएगा। 3 पार्टी रिलेशनशिप। नंबर 1 बेटा ऑडिटर। द रोल ऑफ ऑडिटर इज फुलफिल्ड बाय सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जिसको हम एसएआई बोल देते हैं, इंडिया, एंड इज बाय इट्स पर्सनल डेलीगेटेड विद द ड्यूटी ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट। रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या है? जो पूरा डेटा प्रिपेयर करेगी। द रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट। जनरली auditable entities and those charged with governance of the auditable entities would be the responsible party। मान लो आपको किसी पीएसयू का ऑडिट करना है तो पीएसयू ऑडिट को जो मैनेज कर रहा है प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। द रिस्पॉन्सिबल पार्टी में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, फॉर मैनेजिंग द सब्जेक्ट मैटर और फॉर द एड्रेसिंग रिकमेंडेशन। ठीक है जी, ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिम्मेदार रहने वाली है। इंटेंडेड यूजर आर द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और क्लासेस देयरऑफ फॉर होम द ऑडिटर प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट। इंटेंडेड यूजर वही होता है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसको आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाले हो। सब्जेक्ट मैटर क्या है जी? दिस रेफर टू द इंफॉर्मेशन, कंडीशन और एक्टिविटी दैट इज मेजर और इवैल्यूएटेड अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया, जिसको आप इवैल्यूएट करोगे किसी एसओपी के साथ, किसी रूल्स के साथ, किसी रेगुलेशंस के साथ, किसी क्राइटेरिया के साथ। क्राइटेरिया दीज आर द बेंचमार्क यूज्ड टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर, जिसको बेस बनाकर आप किसी चीज को चेक करेंगे। सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, दिस रेफर टू आउटकम ऑफ इवैल्यूएटिंग और मेजरिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, जो भी आपका आउटपुट निकल कर आता है। 2 तरह के एंगेजमेंट बता रहा है, एक अटेस्टेशन और एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग। इन अटेस्ट एंगेजमेंट द रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, जो आपने ऊपर पढ़ा, and present the subject matter information on which the auditor has gathered sufficient and appropriate audit evidence to provide a reasonable basis for expressing a conclusion। एग्जाम्पल क्या हो गया सर? हमारा फाइनेंशियल ऑडिट हो गया। उसके बाद डायरेक्ट रिपोर्टिंग में क्या कह रहा है? इन डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट इट इज द ऑडिटर हु मेजर और इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, जैसे कि परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑडिट, कि ये कोई भी काम आपने किया है वो किसी रूल्स को फॉलो करके किया है, दैट इज माय डायरेक्ट रिपोर्टिंग। सर इनको याद करना है? देखिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इनको याद करने का, ये एमसीक्यूज वगैरह के लिए एक बार रीड करके आप जा सकते हो, या फिर लेक्चर 1 में जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है उतना आप याद करके चले जाओ, वो ज्यादा मेरे हिसाब से ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए अभी के आज के इस सेकंड लेक्चर के। नंबर 1 एक ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, नंबर 2 एलिमेंट। तो क्वेश्चन भी याद रखो, एलिमेंट में 3 बातें आपने देखी। उसके बाद क्या आता है सर? प्रिंसिपल ऑफ पीएससी ऑडिट। ये भी बेटा सेम है, सब कुछ सेम है भाई। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ पीएससी ऑडिट जैसे हमारे ऑडिटिंग की एथिकल रिक्वायरमेंट है, जहां पे आपको इंडिपेंडेंस देखना पड़ता है, प्रोफेशनल जजमेंट देखना पड़ता है, इंटीग्रिटी देखना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करना पड़ता है, वही प्रिंसिपल आपके पीएसयू ऑडिट के हैं, एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट। बस 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जैसे कि जनरल प्रिंसिपल और ऑडिटिंग के प्रोसेस के प्रिंसिपल, जिसको प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिपोर्टिंग 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लेते हो। तो ये भी आपको रीड करना है। तो ये आज का थ्योरी क्वेश्चन का 3rd क्वेश्चन हो गया। तो क्या कहता है देखिएगा, अब रीड तो करना ही है। द प्रिंसिपल ऑफ पीएसयू ऑडिट कंस्टिट्यूट द जनरल स्टैंडर्ड दैट अप्लाई टू एसएआई इंडिया पर्सनल एज ऑडिटर एंड आर द फंडामेंटल टू कंडक्ट द ऑफ ऑल टाइप ऑफ पीएसयू ऑडिट। ठीक है जी। द जनरल प्रिंसिपल आर कैटेगराइज इन 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप। तो ये एमसीक्यू के लिए आप रीड कर सकते हो कि 2 ग्रुप में बांटे गए हैं, एक जनरल प्रिंसिपल
और एक ऑडिटिंग की प्रोसेस से रिलेटेड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस। तो क्या कहता है देखिएगा, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, जनरल प्रिंसिपल, ऐसे 220 का क्वालिटी, यहां पे 220 मत लिखना, ऑडिट टीम, मैनेजमेंट, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आपके लिए आई होप, मेरे लिए भी बोरिंग है बेटा ये सब फालतू की बातें पढ़ाना, आपके लिए भी बोरिंग चल रहा होगा मुझे पता है, बट एक बार करवा देते हैं एमसीक्यूज वगैरह के लिए। और कुछ बच्चे ना मैसेज करते हैं सर वो पार्ट 2 कब आएगा, क्योंकि खुद से उन्होंने कभी पढ़ना ही नहीं है, तो उस तरह के बच्चों के लिए मेरे को करवाना मेरी जिम्मेदारी भी बन जाती है। लो जी, प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑडिटिंग प्रोसेस। बेटा क्या प्रिंसिपल रहेंगे प्रोसेस से रिलेटेड? सर प्लानिंग करेंगे, कंडक्टिंग का मतलब एग्जीक्यूशन, और रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप। बेटा सेम जो ऑडिट में पढ़ते हो एज इट इज कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नया नहीं है। सर सबसे पहले ऐसे 210 का टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट देखेंगे, बहुत बढ़िया जी। क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, रिस्क ऑफ फ्रॉड देखेंगे, प्लानिंग करेंगे। एग्जीक्यूशन में सर प्लान करेंगे, प्लान ऑडिट प्रोसीजर, इवैल्यूएट करेंगे, ऑडिट एविडेंसेस, कंक्लूजन बनाएंगे। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट बना देंगे और फॉलोअप कर लेंगे अगर कोई भी हमारा पॉइंट रहेगा जिसको बाद में देखना है। तो दिस इज कंप्लीटली सेम व्हाट वाज योर ऑडिट प्रोसेस, वही आपके प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू है। याद रखने वाली जो बात रहती है वो ये रहती है कि प्रिंसिपल ऑफ पीएसयू ऑडिट एमसीक्यू में 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हो, एक जनरल में और एक ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड, प्लानिंग, कंडक्टिंग, रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप। ठीक है, मैंने एक बात और लिखी है कि जो ये चैप्टर है ये मैंने ऑलरेडी समरी बना रखी है, आप इसकी कोई फर्दर समरी मत बनाना, कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये समरी ही है, या तो आप कर रहे हो इसको या नहीं कर रहे हो। उसके बाद हमारे ऑडिट आ गए थे, एक प्रोप्राइटी ऑडिट शायद हमारा रह रहा था, राइट। प्रोप्राइटी ऑडिट आपने इंटर में याद है गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा था, उस गवर्नमेंट ऑडिट में एक कंसेप्ट था प्रोप्राइटी ऑडिट, एक्सपेंडिचर ऑडिट के अंदर आता था प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट का मतलब क्या था कि भाई आप कोई भी खर्चा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, मतलब आपको उतना ही खर्चा करना है जितना रिक्वायर्ड है, लेकिन खर्चा कभी कभी क्या होता है रूल्स के हिसाब से होता है, रेगुलेशंस के हिसाब से होता है, सैंक्शनड भी होता है, लेकिन फिर भी वेस्टफुल होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि सर मान लीजिए किसी शहर के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल बनाना है, वहां सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल भी बना दिया, उस खर्चे के लिए प्रॉपर बजटिंग भी हुई थी, प्रोविजन भी हुआ था, सैंक्शन भी था, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हुआ, लेकिन सर वहां पे कभी वो स्कूल ऑपरेशनल ही नहीं हो पाया, वहां पे अब खाली पड़ा हुआ है वो, तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया। तो प्रोप्राइटी ऑडिट कहीं ना कहीं आपको बोलती है कि एक ऑडिटर को ये चेक करना है कि जो पैसा खर्च हुआ है सरकार का वो उस तरह से हुआ है जैसा कोई पर्सन अपना खुद का पैसा स्पेंड करता है। तो इसके काइंड ऑफ कोई रूल्स नहीं बना सकता, प्रोप्राइटी ऑडिट के कभी भी कोई रूल्स नहीं बना सकता, क्योंकि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सरकमस्टांस पे डिपेंड करता है, और उसके बेस पे आप खर्चा करते हो बेटा। तो एक बार ये प्रोप्राइटी ऑडिट और पढ़ लेते हैं क्या कहता है। प्रोप्राइटी ऑडिट स्टैंड्स फॉर, मैं मेन बात करवाऊं क्या, नहीं एक बार पढ़ लेते हैं मीनिंग। स्टैंड्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टू द पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। बेटा एक सेकेंड आपको कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है देखिए, इट शिफ्ट द एम्फेसाइज टू द substance of the transaction and look into the appropriateness thereof on a consideration of financial prudence। ये इसका मेन पॉइंट है, पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। आप उसको बचाते हो। सर ये सब याद करना है क्या? भाई नहीं करना याद, सिर्फ रीड कर लो, और नहीं भी करना रीड तो छोड़ दो। मैं आपको इसमें मेन क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे फंक्शन ऑफ ऑडिटर इन कंटेक्स्ट ऑफ ए प्रोप्राइटी ऑडिट, ये एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये अभी रिसेंटली एग्जाम में आ गया है, तो मुझे नहीं लगता ये अब वापस से आपके एग्जाम में आएगा अगले 2-3 अटेम्प्ट तक। ये क्या कहता है भाई, ऑडिटर का क्या फंक्शन है प्रोप्राइटी ऑडिट के केस में, बेसिकली वो क्या क्या करेगा। तो देखो मैंने एक समरी बनाई है इसको तुरंत करने के लिए। सबसे पहले तो भाई आपने देखना है कि आपने उतना ही एक्सपेंडिचर किया जिस तरह से वो प्लान किया था। सी दैट ऑल एक्सपेंडिचर इंकर्ड आर प्रॉपरली प्लान। उसके बाद क्या कहता है, दो साइज एंड चैनल ऑफ एक्सपेंडिचर है वो राइट है। भाई एक होता है ना, एक पैटर्न होता है किसी खर्चे को करने के लिए, हायरार्की होती है कि खर्चा इस तरीके से किया जाएगा, तो जो चैनल यूज किया है किसी खर्चे को करने के लिए वो चैनल बिल्कुल सही है। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो ऑप्टिमम रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, अप्रेज वेदर दोज एक्सपेंडिचर आर लाइकली टू गिव ऑप्टिमम रिजल्ट। उसके साथ साथ बेटा हर किसी काम का ना एक सब्स्टिट्यूट प्लान हो सकता है।
आप किसी काम को 2 या 3 तरीके से कर सकते हो, तो वो भी आपने देख लिया है ताकि आप अपना पैसा बचा सको, मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सको। सी दैट एनी सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन, और बेटा अगर हाईलाइट करो तो वही हाईलाइट करना जो मैं कर रहा हूं, कैन ब्रिंग अबाउट एन इंप्रूवमेंट ऑन करंट ऑपरेशन एज वेल एज रिटर्न फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट पॉइंट कहता है एग्जामिन द एक्शन ऑफ मैनेजमेंट, examine the action and decision of the management to see that they are conducive to the public interest and that they meet the standard of conduct। तो ये एक पहला क्वेश्चन था प्रोप्राइटी ऑडिट का, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर देता हूं, फंक्शन ऑफ ऑडिटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट। दूसरा क्या कहता है देखिएगा, इट रिक्वायर ट्रांजेक्शन मेनली एक्सपेंस टू कंफर्म सर्टेन जनरल प्रिंसिपल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये वही है जो इंटर में आप पढ़कर आते थे, 100% कॉपी पेस्ट, बिल्कुल सेम है अगर आप पढ़ेंगे तब भी। क्या कहता है जी, जो आप खर्चा करते हो, ये जनरल प्रिंसिपल के नाम से क्वेश्चन याद रखना, पेपर में अगर आएगा प्रोप्राइटी ऑडिट के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, तो क्वेश्चन याद रखना मेन। तो क्या कहता है देखिएगा, जो भी खर्चा आप कर रहे हो, एक्सपेंस इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड एंड सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस इज एक्सरसाइज एज शुड बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी। दूसरा क्या कहता है, no authority exercise its power of sanctioning expense to pass an order which will not accrue to its own advantage। इस तरह से भी कोई अथॉरिटी पैसे का मिसयूज ना करे कि खुद का ही फायदा हो रहा है। तीसरा, फंड्स नॉट यूटिलाइज फॉर ए बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, आपने ये काम भी नहीं करना है। चौथा, अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेम्यूनरेशन नो अदर एवेन्यू इज केप्ट ओपन टू बेनिफिट मैनेजमेंट पर्सनल एम्प्लॉय एंड अदर, रिश्वत वगैरह भी नहीं लेनी है। तो ये आपका इंटर का क्वेश्चन है, सेम प्रोप्राइटी के ऑडिट के अंदर क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं ये भी आप रीड कर सकते हैं। तीसरा, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है बेटा, इंटर में भी पढ़ा है, ये वहां से कॉपी पेस्ट किया गया है कि जो कंपनियां काम कर रही है सरकारी, उनको कंपनी के पैसे को खराब नहीं करना है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो सेक्शन 143(1) पढ़ते हो, वो भी कहीं ना कहीं प्रोप्राइटी एलिमेंट को सपोर्ट करता है, तो उसकी लिंकिंग भी बेटा आपके साथ यहां पे दे दी गई है। ठीक है, ये आप रीड कर लेना, ये वाली भी, और मैं भी रीड कर देता हूं। कंपनीज एक्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है, यहां पे नया कुछ नहीं है। क्या कहता है कि जो कंपनी के लोन्स एंड एडवांस हैं, वेदर लोन्स एंड एडवांस मेड बाय द कंपनी on the basis of security have been properly secured and whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company or member, ये आपको चेक करना पड़ेगा ऑडिटर साहब को कि जो लोन कंपनी ने दे रखा है। ठीक है, यहां पे लोन का मतलब पैसा लेना नहीं है, यहां पे पैसा देने वाली बात चल रही है। दूसरा, वेदर ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय बुक एंट्रीज आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये भी चीज आपको चेक करना है। थर्ड वन, when the company not being an investment company or a banking company, whether so much of the asset of the company as consist of share, debenture and other security have been sold at a price less than at which they were purchased by the company, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कंपनी तो हो नहीं, तो ये बताओ भैया आपने कम पे किया है क्या। तो ये भी एक सेम आपकी रिक्वायरमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा कि भैया परचेज प्राइस से कम पे तो नहीं बेच दिया। Whether loans and advance made by the company have shown as a deposit, whether personal expense charged to revenue account, where it is stated in the books and document of the company that any share have been allotted for cash, तो cash पूरा आ गया है, whether cash has actually been received in respect of such allotment and if no cash has been actually so received, whether the position as stated in the books of account and the balance sheet is correct, regular and not misleading। ये भी बेटा आपका as it is इंटर वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाता है। प्रॉब्लम इन प्रोप्राइटी ऑडिट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये भी सिर्फ आप रीड कर लेना। प्रॉब्लम क्या है सर इसके अंदर, सर ना ये मोरल है, मोरल टर्म है, आपको इसको मोरालिटी के एंगल से देखना पड़ेगा। बहुत ही सब्जेक्टिव डिसीजन हो जाता है जब भी कोई पैसा खर्च करता है। तो जो ऑडिटर है ना, उसको सब्सटेंस ऑफ द फॉर्म देखना पड़ेगा, सिचुएशन को एनालिसिस करना पड़ेगा और उसी के बेस पे वो एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले पाएगा। अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे कि जो खर्चा हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। वही बात यहां पे इसने एक्सप्लेन दी है। और साथ ही साथ ये कहता है देखो कारों के भी मल्टीपल प्रोविजन है जो कहीं ना कहीं प्रोप्राइटी एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं। आप छोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कारो 2020 आपने कर लिया है तो कह रहा है ये सारे ऐसे क्लोजेज हैं कारों के जो कहीं ना कहीं कंपनी के पैसे को सपोर्ट करते हैं, प्रोप्राइटी एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं। आई होप आप फुल बोरिंग लग रहा होगा आपको ये। तो क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, रीड करना चाहो तो ये सब कर लेना। तो ये था मेन कंटेंट ऑफ पीएसयू ऑडिट। ठीक है जी, अब और क्या कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो एक मीनिंग वाला क्वेश्चन आप कर लेना भाई कि गवर्नमेंट एंटिटी क्या होती है सर, जिसके पास नॉट लेस देन 51% शेयर कैपिटल होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है,
ये इंटर वाली बातें ही हैं भैया। रोल ऑफ सीएजी, सीएजी को कौन अपॉइंट करता है? आप चाह रहे हो ये मैं रीड करूं? नहीं भैया, ये मैं रीड नहीं करूंगा। सीएजी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। रिमूवल कर सकते हो? नहीं सर, ओनली ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर पे रिमूवल कर सकते हैं। सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस टू बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बातें बेटा, आप इसे रीड कर सकते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू ऑडिट के, हाँ बस ये एक चीज और देख लो बस बेटा। सरकार के पैसे को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 3-4 तरह की कमिटीज बताई गई है। एक कहता है भाई पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो जो हमारा सरकारी खजाना है, जो पब्लिक अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करती है, उनका ध्यान रखती है। दूसरा एक एस्टीमेट कमेटी होती है, देखो नाम में ही आ रहा है एस्टीमेट करना, जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी करना है उसको वो एस्टीमेट करती है। तीसरा जो हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग है, पीएसयूज है, उनके लिए एक कमेटी बनाई गई है। हालांकि जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसको कभी कभी सीएजी इन दोनों कमेटी का भी कुछ काम दे देते हैं। तो ये 3 कमेटी है, ये कभी कभी 4 नंबर का आपके पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपने याद करने हैं अगर आप करना चाहो तो, कि भाई जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके क्या फंक्शन है। मोर और लेस आपको सारे सेम से लगेंगे। तो क्या कहता है देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो पब्लिक का अकाउंट है, जो पैसा है, उसमें इसको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहता है, द मनी वर डिस्पर्स लीगली ऑन द सर्विस और पर्पस टू विच दे वर अप्लाई, कि भैया जो पैसा निकाला गया है पब्लिक अकाउंट से वो सही जगह खर्च किया गया है। ठीक है, लीगली सही जगह पे खर्च किया गया है। दूसरा, दैट द एक्सपेंडिचर इंकर्ड वो ऑथोराइज, जो खर्चा किया गया है वो प्रॉपरली, जो पब्लिक अकाउंट से पैसा निकाला गया है वो ऑथोराइज्ड है, लीगली खर्च किया गया है, ऑथोराइज्ड है। दैट रीएप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, आपने प्रॉपर उसका रीएप्रोप्रिएशन कर रखा है, बजटिंग वगैरह भी कर रखी है। Examine the statement of account of autonomous and semi-autonomous bodies, the audit of which is conducted by CAG either under the direction of the president or by statute of the parliament। तो आपने statement of accounts को भी study करना है, किसको? The public account committee को। तो बेटा ये ना याद कर लेना आप अगर आप करना चाहो तो। ठीक है जी। उसके बाद बेटा एक एस्टिमेशन कमेटी है। एस्टिमेशन कमेटी के अंदर भाई 30 मेंबर होते हैं, इलेक्टेड एवरी ईयर by the Lok Sabha from among its members. The chairman of the committee is appointed by the speaker from among its member। ठीक है, 30 मेंबर होते हैं, बस इतना याद कर लेना। फंक्शन क्या है जी एस्टिमेशन कमेटी का? एस्टिमेट करेगी और वो रिपोर्ट बना के देगी। रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट में बी अफेक्टेड। तो आपने इंप्रूवमेंट देखना है, किसकी रिक्वायरमेंट है? एफिशिएंसी, इकोनॉमी। सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एन एडमिनिस्ट्रेशन। एक बात ध्यान रखना, जो एस्टिमेशन कमेटी है वो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट कर सकती है, बट इसका काम पॉलिसीज बनाना नहीं है। एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट ऑफ द पॉलिसी, जो पैसा खर्च होगा वो विद इन द पॉलिसी होगा। सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेशन शैल बी प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट, आप फॉर्म भी बता सकते हो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। देखो ये आखिरी में ना इसने क्लैरिफाई भी किया है, द कमिटी डज नॉट कमेंट अपॉन ए पॉलिसी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, ये उस पर कमेंट नहीं करती, बट वेयर देर इज ए एविडेंस दैट ए पर्टिकुलर पॉलिसी इज नॉट लीडिंग टू द डिजायर रिजल्ट और इट्स लीडिंग टू वेस्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमिटी टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द हाउस। तो भैया तो एविडेंस होने की सिचुएशन है वो बता सकता है कि क्या कमी है पॉलिसीज के केस में। तो एक एस्टिमेशन कमेटी है। तीसरा एक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, इसके अंदर बेसिकली सब कुछ आ जाता है, आप ये मान लो। तो ये क्या कहता है, ये क्या करेगा? टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, भाई सारी रिपोर्ट्स देखेगा। टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ द सीएजी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, सीएजी की रिपोर्ट देखेगा। टू एग्जामिन द ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, भैया उनके क्या राइट्स है, क्या पावर है पब्लिक अंडरटेकिंग के, उनको चेक करेगा भाई वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शन, और सारे अदर फंक्शन भी वेस्टेड इन द पीएससी एंड द एस्टिमेट कमेटी, जो ऊपर थे, एज आर नॉट कवर्ड अबव एंड मे बी अलॉटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम, बाकी काम भी इसको दे सकते हैं। बेटा ये 3 कमेटी, बस 4 पॉइंट आप लोग रीड या लर्न करके जा सकते हो। इसके अलावा आप छोड़ दो एक ये रोल ऑफ सीएजी इन द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल कमेटी, एक ये करके चले जाना बस। ठीक है, ये सेल्फ रीड कर लेना प्लीज। ये था भैया आपका थ्योरी कंटेंट जो मैंने आपके लिए रीड कर दिया। मेन आपका जो फोकस रहना चाहिए वो कहाँ रहना चाहिए मैं वापस से बता देता हूँ। आपका फोकस रहना चाहिए ऑडिट वाले पोर्शन पे,
उसके अलावा अगर आप कुछ याद करना चाहते हो तो 3 तरह की जो कॉमेडिटीज़ पढ़ाई है बस उनको याद कर लेना। उसके अलावा एक प्लेन रीडिंग लेके आप इस चैप्टर में जा सकते हो। ऑडिट ऑफ पीएसयू पे आपको कितना टाइम लगाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी भाई आप 1 घंटा प्लान करो एग्ज़ाम से पहले जो 1.5 डेज़ होती है, और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसको आप 3 घंटे दे सकते हो। बट मेक श्योर करना नोट्स ज़रूर बना लो। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे या फिर बुक में ही मार्क कर लो कि आपको क्या क्या याद करना है, क्या रीड करना है, सारे की पॉइंट्स आप बुक के अंदर भी मार्क करके रख सकते हो। ये था पीएसयू ऑडिट का सेकंड पोर्शन। इसका प्लीज़ क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा पूरा अच्छे से, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा आई से किस तरह सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हैं। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको पढ़कर समझना है। जो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था वो मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको मार्क करवा दिया है। एक बार पूरा क्वेश्चन बैंक इसका अच्छे से कर लो, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप दूसरे चैप्टर्स की भी रिवीजन वीडियो देख सकते हो, जो कि एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीए फाइनल ऑडिट रिवीजन, वहां पे सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।